ज़रूरी कवानीन पर किसान मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। किसानों और मरकज के बीच बातचीत में कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। इस बीच दिल्ली बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे किसानों को हटाने के ताल्लुक से दाखिल की गई अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत का कहना है कि ये मसला जल्द हल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कमेटी तश्कील देने की बात कही है, जो मरकज और किसान तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। सरकार की अगर इच्छा है तो सरकार किसानों के साथ बैठकर आधे घंटे में ये मसला खत्म कर सकती है। देखिए, एक किसान जो है ये हिंदुस्तान के किसान है, पंजाब हरियाणा के किसान है। ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या और किसी, ये क्या रोहिंग्या नहीं है ना, बाहर से आए हैं। प्रधानमंत्री जी खुद हस्तक्षेप करेंगे, मुझे लगता है ये मसला 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, उनकी बात सब लोग मानेंगे, चर्चा हो सकती है। और आज भी प्रधानमंत्री की बात हमारे देश में लोग मानते हैं। एक तो मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, आप बुलाइए 4 लोगों को, बातचीत करिए, आप खुद बात करिए और देखो क्या चमत्कार होता है। लेकिन सरकार अगर चाहती है कि हमको पंजाब को बदनाम ही करना है, उनके ऊपर खालिस्तान का फिर एक बार स्टाम्प मारना है, उनको देशद्रोही बनाना है, उनको पाकिस्तान और चीन के हस्तक बताना है, तो ये कैसा खत्म हो गया ये समस्या। 22-25 दिन से लोग बैठे हैं वहां और हटने को तैयार नहीं, डट कर खड़े हैं। ये कौन सा संघर्ष है? अगर आपको ताकत दिखानी है तो जो चीन के सैनिक हमारे अंदर घुस गए हैं ना और बैठ गए हैं, आप उनको खदेड़ लो, अपनी ताकत वहां दिखाइए, देश आपके पीछे खड़े रहेगा। ये तो अपने लोग हैं, अपना खून है, ये आप उनसे क्यों झगड़ते हो? ये अहंकार की बात नहीं है, ये विनम्रता की बात है। किसान यही किसान है जिसने आपको वोट दिया था, यही किसान है जिसने आपको सत्ता पर बिठाया है। तो आपको उनसे बात करने में इतनी ईर्ष्या या अहंकार नहीं होना चाहिए। बात कर लीजिए, मामला अगर बिगड़ जाएगा तो देश के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि समस्या ही खड़ी हो और हम राजनीति करते रहे तो क्या बोल सकते हैं। पंजाब और लुधियाना की यूनिवर्सिटियों से आए तलबा भी किसानों के इस एहतजाज में शामिल हैं। उनका कहना है कि किसानों के मसाइल हल होने तक वो यहीं रहेंगी। नहीं, हमारे बहुत सारे दोस्त आए हैं यूनिवर्सिटी से, बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशनों में काम करते हैं यूनिवर्सिटी में, उनसे भी आ रहे हैं। हम भी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट हैं और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ आए हैं। जब तक ये कानून है जो वो रिपील नहीं होते तब तक हम यहीं रुकेंगे। सरकार मान रही है कि इसमें हम अमेंडमेंट्स कर देते हैं, लेकिन हमें लगता है, हमारे किसानों को लगता है कि ये अमेंडमेंट्स हैं, उनके साथ भी ये जो खेती में कारपोरेट सेक्टर का जाना है वो शुरुआत कर देता है। और अगर हम अब इस अमेंडमेंट को लेकर यहाँ से उठ जाते हैं तो हमारी लड़ाई ये यहीं खत्म नहीं होती और ना ही हमें जो हमें चाहिए वो मिल रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तीनों के तीन जो कानून बने हैं वो वापस हों, ताकि हम कारपोरेट सेक्टर को खेती में डायरेक्टली जाने से रोक पाएं। हम जब से शुरू हुआ है, मैं तो तब से यहाँ पे हूँ, तो अब जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम यहीं पे रहेंगे। कब मानेंगे? जब इतनी देर से हम पंजाब में हमारे लोग कब से बैठे हुए थे, तब नहीं सुना गया। अभी उनको जो लग रहा है कि हाँ थोड़ी थोड़ी ये चीजें हम कर देते हैं, तो हमेशा थोड़ी ना, हर बार इतने सालों से उनकी ही चलती आ रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इट्स लाइक कि वो लोग हमारे घर पे आके कह रहे थे, फार्मर्स को घर पे आके कह रहे थे कि आप लोग ये नहीं खाओ। किसी को जैसे कह लो ग्लूटेन से एलर्जी है तो वो बोल रहे हैं आप ग्लूटेन ही खाओ, आपकी सेहत के लिए अच्छा है।
सेहतमंद है, लेकिन वो बोल रहे अरे मुझे एलर्जी है, मुझे नहीं खाना है, फाइन, तो आप धक्का नहीं कर सकते हो। तो जब नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। इसका सिर्फ फार्मर को ही वो नहीं हो रहा है, अगर कुल मिला के अगर अब इस प्रोटेस्ट की आप देखेंगे जो बन चुकी है सारी तस्वीर, वो सिर्फ फार्मर के लिए नहीं है। अगर हम देखेंगे कंज्यूमर को भी इसका बहुत ज्यादा जो है भुगतान करना पड़ेगा। नो डाउट अभी लोग बैठे हुए हैं एसी रूम्स में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी कोई फार्मिंग नहीं करती हूँ, लेकिन अगर हम अच्छे से ध्यान से उसे समझेंगे ना, तो इट्स नॉट ओनली गोइंग टू अफेक्ट फार्मर्स, इट्स गोइंग टू अफेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, है ना, जिनको एसी रूम्स में बैठ के लग रहा है कि हमें तो कुछ नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला हमारा, उनके लिए भी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। आगे पैसा इतना खर्चना पड़ेगा हमारी डेली गुड्स के लिए, तो इट्स गोइंग टू बी हार्मफुल। बात सीधी सीधी है, कॉरपोरेट को अगर आप पहले दिन से भी देखोगे, ठीक है, उन्होंने सीधी सी बात है, हमसे एक फार्मर से कितने रुपए में कनक ली जाती है और मिलती कितने में है हमें, ठीक है, 35 पर केजी समवेयर, राइट। तो अगर हम वो देख रहे हैं, जब उनके हाथ में ही सारी पावर आ जाएगी, जैसे कि हम कहें गोदाम में वो रख सकते हैं, गोदाम किसके पास है? किसान, मुझे कोई भी जवाब दे दे आसपास, अब किसी के पास गोदाम नहीं है, किसी के पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो हमारे हित में हो। वो हित उन्हीं के हैं जो कॉरपोरेट घराने हैं, वही उसे संभाल सकते हैं, और वो संभालेंगे क्यों, ये हमें पहले भी पता है, माने चाहे नहीं माने हम, लेकिन ब्लैक में जो चीजें होती थी पहले भी, कभी कोई गैस का कर रहा है ब्लैक, कभी किसी चीज का, और गरीबों के लिए उसकी हमेशा कटौती आने पर गरीबों के लिए और आम जनता के लिए वो हमेशा प्रॉब्लमैटिक रहा है। तो ऐसे में कॉरपोरेट घराने जब उसको स्टोर करने वाले हैं, तो फॉर श्योर वो डबल या ट्रिपल, जब उसकी कटौती होगी, डबल या ट्रिपल भाव में वो देंगे। तो क्यों हम, मतलब अब तो मतलब ये सिर्फ फार्मर और इसका वो नहीं रह गया है, अब तो ये वो हो गया है कि इतने टाइम से आप सुनना ही बंद कर दिए थे आम लोगों को, और समझ लिया था कि सब कुछ हमारी ही मुट्ठी में है। तो अब तो लोग बता रहे हैं कि लोकतंत्र एक्चुअल में होता क्या है। लोकतंत्र होता है लोगों की एकजुटता और लोगों का जो एकता। जी। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव का 7वां मरहला खत्म हुआ। 31 हलकों के लिए आज वोटिंग हुई। जमहूरियत के जश्न में वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोलिंग मराकज पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए थे। डीडीसी चुनाव का आखिरी मरहला 19 दिसंबर को है, जबकि नताज का ऐलान 22 दिसंबर को होगा। और इस वक्त हमारे साथ ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, अपडेट देने समीर हमारे नुमाइंदे। समीर, वक्त खत्म हो चुका है और 7वां मरहला खत्म हुआ है, क्या अपडेट आप दे रहे हैं इस वक्त? देखिए जिलानी, मैं आपको बता दूं 7वां मरहला खत्म हो गया, 7वां फेज खत्म हो गया। और जब सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे थे आरएसपुरा और सुचेतगढ़ सेक्टर्स में, तो हमने देखा कि शदीद सर्दी थी आज, बहुत ज़बरदस्त सर्दी थी सुबह, और फॉग भी था, हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी लोग निकले और सुबह से ही अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोटिंग जो प्रोसेस है उसको शुरू किया। और उसके बाद जब मौसम में सुधार आया, सूरज निकला, और उसके बाद हमने लंबी लंबी कतारें देखी आरएसपुरा और सुचेतगढ़ सेक्टर में। और अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू डिवीज़न में जो 18 सीटों पे आज चुनाव हुआ, तो हर जगह पे हमें जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही है कि बहुत अच्छी वोटिंग आज भी देखने को मिली 7वें फेज़ में। और लोगों ने बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ जो उनके बुनियादी दूसरे मसाइल है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का मसला यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, ख़वातीन को अपनी मसाइल है। तो कुल मिला के एक अच्छा रुझान हमें देखने को मिला है सुबह से ही। और जब आंकड़े पूरी तरह से जब इसका प्रतिशत देखा जाएगा, तो हो सकता है कि जो पिछले जो 6 फेजेस में पोलिंग हुई है उससे ज़्यादा आज पोलिंग हुई हो, ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत अच्छा, अगर हम बात करें 1 बजे तक की, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि आज के इस मरहले में कितना परसेंटेज जम्मू में रहा है?
देखिए मैं आपको बता दूं जो फाइनल परसेंटेज होगा वो 60 और 70 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि 65 रहा था इससे पहले जम्मू की अगर हम बात करें तो लगता है आज 65 से ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि हमने अच्छा रिस्पांस देखा। बॉर्डर बेल्ट था, वहाँ पे शदीद फायरिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फायरिंग होती है, लेकिन लोग शिकायतें हैं लोगों को, बंकर्स की शिकायतें हैं, बाकी चीज़ों की शिकायतें कि उनको बंकर्स अभी तामीर नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी। और अभी मैं इस वक्त एक माइग्रेंट जो यहाँ पे माइग्रेंट पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ जो माइग्रेंट्स हैं जो कश्मीर के लिए वोट कर रहे हैं उन्होंने भी वोटिंग की यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में। आज यहाँ पे आए 7th फेज के लिए जो 13 कैंडिडेट्स कश्मीर में उठे हैं इस डीडीसी के लिए, उनके लिए उन्होंने वोट डाले। कुछ लोगों से हम मुख्तसरन उनसे बात करेंगे। आपका नाम? राकेश कौल। राकेश, आपने वोट डाला, कितना इशू है, क्या क्या इश्यूज हैं? इशू देखिए, अगर हमारे पास बहुत सारे काउंटर्स होते हैं यहाँ पर, मतलब जगती हमारा टाउनशिप है, मुट्ठी है, तालाब तिलो है, जहाँ पर कश्मीरी पंडित होते जो रह रहे हैं, अगर वहाँ पर ये सहूलियत आप देख लीजिए कितनी ठंड थी आज, तो ठंड में इतना करके फिर भी हम लोग 200-250 लोग तो यहाँ पर हो गए। अगर ये सहूलियत जो यहाँ पर प्रोसेस करना था वो बाकी काउंटरों में इश्यूज क्या कश्मीरी माइग्रेंट इश्यूज हमारे बहुत है अभी कि मतलब देखिए अभी एम्प्लॉयमेंट में हमारी प्रॉब्लम हो रही है। अभी एम्प्लॉयमेंट जब 2000 अभी पोस्ट निकले, अब कितना होगा। हमारा जो कश्मीरी पंडितों का रिजल्ट है, जो हमारी तकलीफ है, उसको हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान करे, अच्छी तरह ध्यान करे। बहुत कुछ किया उन्होंने, मगर अभी भी कुछ लुकुनाज है उसमें कि जो अभी बात नहीं हो रही, उस पर हमारी मतलब गवर्नमेंट से, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से हमारी, क्योंकि जो ये माइग्रेंट है इसको 30 साल से इतना पूछा नहीं गया है। ये बेचारा मतलब फिर भी मैं ये जो 2014 की आप कहेंगे नहीं, 2000 फिर भी थोड़ा बहुत इन्होंने राहत दी हम लोगों को। मगर देखिए अभी अब धरना पर बैठे वहाँ पर लोग, अगर रिलीफ में वो कह रहे अभी 1-2 महीने से बैठे, मामूली आप 13,000 में आप बताइए ये लोग क्या करेंगे 13,000 रुपये में? क्या हमारे लिए इतना 25,000 भी नहीं सकते जब इतना अपने समंदर में किए? मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप ऐसा कीजिए, अगर वो धरने पर लोग बैठे इस ठंड में बैठे, अगर रिलीफ के बारे में, क्योंकि 13,000 में कौन सी फैमिली बचने वाली है? आपका नाम है? रमेश वांगू। आपने वोट डाला है, क्या चाहते हैं आप डीडीसी जो चुनाव जीत के आएंगे उनसे क्या? सर बस हमारे जैसे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको थोड़ा सा सेटल करे, और बाकी ओवरेज जो अभी हुए हैं उनके बारे में भी गवर्नमेंट थोड़ा सा सोचे, और बाकी रिलीफ, कैश रिलीफ का भी हम इशू है, क्योंकि बहुत 13,000 बहुत कम है, उसमें नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं जिलानी जो यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं इनके अपने इश्यूज हैं। रिलीफ अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी, यही चीज़ हमें बॉर्डर एरियाज़ में भी देखने को मिली। जो लोग हैं वहाँ पे जिनको जब शेलिंग होती है तो उनको माइग्रेशन करनी पड़ती है वहाँ से दूसरी जगहों पर, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे हैं, वहाँ पर जूझ रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने पिछले 7 मरहलों में जो देखा, जगह जगह हम घूमे हैं। इस बार बहुत मुख्तलिफ है। डीडीसी की अगर हम बात करें तो लोगों में एक जज्बा भी दिखा, वो घरों से निकले, इस मौसम को उन्होंने मात दी एक तरह से वोट देने के लिए। हमारे साथ समीउल्लाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बडगाम से। समी, आप इस वक्त क्या जानकारी दे रहे हैं? वक्त खत्म हो चुका है, और अगर हम परसेंटेज की बात करें पिछले मरहलों को लेकर, तो कितना फर्क आज देखने को मिलेगा? देखिए जिलानी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ सैबू के एक पोलिंग बूथ पे जो यहाँ पे रह गए हैं वोटर, क्योंकि अभी जो यहाँ पे वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जो अंदर वोटर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पे औरतें, एक बड़ी लाइन मौजूद है, वो अभी उनका वोट अभी डालना है यहाँ पे, जो अंदर पहुंची थी पोलिंग स्टेशन में, तो अभी वो वहाँ पे चल रहा है। अभी भी यहाँ पे पोलिंग चल रही है, हालांकि 2 बजे का वक्त जो है वो हो गया है खत्म, लेकिन जो अंदर अभी मौजूद है इनको अभी वोट अपना डालना है, तो वो अभी मौजूद है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में आपको बताना चाहूंगा, आज बडगाम के 2 ब्लॉक से जो है पोलिंग हुई डीडीसी की 5 और सरपंच की। अगर हम बात करेंगे पारनेवा की में आपको जो हमारे पास एदाद शुमार पहुंचे हैं 1 बजे तक, वो यही है कि डीडीसी इंतखाबात के लिए जो है 47% वोट पड़े हैं वहां पे 1 बजे तक। तो अगर हम सरपंच की बात करें तो सरपंच को लेकर 43% वोटिंग वहां पे हुई है। और अगर हम यहाँ पे पंच की बात करेंगे पारनेवा ब्लॉक से, तो वहाँ पे जो है 64% वोट्स पड़े हैं वहाँ पे। और अगर हम ब्लॉक सेबू की बात करें तो वहाँ पे डीडीसी के लिए अभी तक 33% वोटिंग हुई है। और यहाँ पे अगर हम सरपंच की बात
बात करें, सरपंच की जो है कम से कम 40% के करीब वहाँ पे वोटिंग हुई अभी तक 1 बजे तक। तो पंचेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लगभग 60% ही वोट बचे हैं इधर सहीबुक इलाके में पंचेस के लिए। तो कहीं ना कहीं आज भी जो है पिछले जो 7 फेज रहे, आज भी जो 7वें फेज में भी हमें देखने को मिला कि आज भी पोलिंग परसेंटेज काफी अच्छी रही। अगर मैं सहीबुक के इलाके की बात करूं तो सहीबुक का ये इलाका जो है ये बिछड़ा हुआ इलाका है, इग्नोर किया हुआ इलाका है, क्योंकि यहाँ पे उतनी खास डेवलपमेंट नहीं हुई है जितनी होनी थी। क्योंकि यहाँ पे लोग यही कह रहे हैं, सुबह से हम यहाँ पे मौजूद है तो लोग यही कह रहे हैं कि सड़क, पानी और बिजली को लेकर यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, पीएचसी को, अस्पताल को लेकर भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है लोगों को। तो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि लोग आज निकले हैं और अपनी डेवलपमेंट के लिए लोग निकले हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खुद जो कैंडिडेट्स है वो चुने हैं और वो मैदान में अभी आए हैं ये चुनाव में। और लोग यही कह रहे हैं कि हमने अपने जो है कैंडिडेट को खड़ा किया और वही यहाँ पे तामीर तरक्की करेगा, उस पर बड़े तवक्का है कि वो अब आने वाले वक्त अगर हम बात करें, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके पीछे अभी भी काफी तादाद में लोग खड़े हैं, काफी लंबी भीड़ दिखाई दे रही है और 1 बजे तक के अगर ये आंकड़े हैं तो क्या उम्मीद की जाए कि पिछले जो 6 मरहले गुजरे और ये 7वें मरहले में परसेंटेज बढ़ रहा है एक तरह से? जी बिल्कुल जिलानी, जो 6 फेजेस हमारे गए उसमें भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज रही, पोलिंग परसेंटेज। हालांकि आज यहाँ पे बिल्कुल जो है पानी जमा हुआ था, यहाँ पे माइनस टेम्परेचर था। माइनस टेम्परेचर में भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाया सुबह हमारे रिपोर्ट में कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं। हालांकि ये जो इलाका है ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मैंने पहले भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन आज यहाँ पे जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि हमने देखा कि लोग ऐसी करारी ठंड के बावजूद यहाँ पे पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन पे और उन्होंने अपने हक राय का इस्तेमाल किया है। कहीं ना कहीं मैं आपको बताता चलूं जिलानी की ये एक बदलते कश्मीर की तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि लोग जो है वो काफी तादाद में निकल रहे हैं और अपनी हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दा और मकसद यही है कि इलाके की डेवलपमेंट हो और इलाके की तामीर तरक्की के लिए ही लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी जिलानी जी बिल्कुल, हमारे साथ समीर भी जुड़े हैं। समीर, जिस तरह से आपने तफसीलात दी जम्मू की, ये 7वां मरहला है, परसेंटेज बढ़ रहा है। अब आगे मरहले की, ये जितने पिछले मरहले गुजरे हैं, आखिरी अब मरहला है। लोगों में अब तक के इन मरहलों को देखते हुए, वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग के जो मरहले हैं उनको देखते हुए क्या उम्मीद जग रही है कि आखिरी मरहला है इसमें और परसेंटेज बढ़ेगा? कुल मिलाकर ये पूरे जो मरहले हैं 8, ये लोगों के जहन में क्या चीजें आ रही हैं कि वो कश्मीर को बदल रहे हैं, जम्मू को बदल रहे हैं? देखिए जिलानी, आप डीडीसी के इलेक्शन उस टाइम हो रहे हैं जबकि 370 और 335A खत्म हुए तकरीबन 1.5 साल होने को है और लोगों में अब उम्मीद की किरण है। 2 चीज़ें हैं। पहला कि जो डीडीसी चुन के आएंगे, जो डीडीसी का चुनाव जीतेंगे, वो एक ब्रिज का काम करेंगे, एक पुल का काम करेंगे उनकी और एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, उनके बीच एक ब्रिज का काम करेंगे, उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। दूसरी जो उनको एक आशा की किरण दिख रही है लोगों को कि अब हो सकता है कि आगे चल के असेंबली के इलेक्शंस हों। ऐसा लोगों में हमने जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि अब उनको लग रहा है कि असेंबली के इलेक्शन, क्योंकि देखिए पिछले 2-2.5 साल से असेंबली यहाँ पे डिफंक्ट पड़ी हुई है, कोई यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, पॉपुलर गवर्नमेंट। उसकी वजह से क्या है कि जो गवर्नमेंट के काम हैं वो रुके हुए हैं, डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, तरक्की के काम रुके हुए हैं। लोग, हालांकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपने यहाँ जोर लगा रही है लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोगों के चुने हुए लोग, वो नहीं है। असेंबली डिफंक्ट पड़ी हुई है। पंच सरपंच हैं लेकिन उनको इतने पावर्स नहीं है। डीडीसी इलेक्शन में इनको लग रहा है लोगों को कि अब जो डिसेंट्रलाइजेशन पावर होगी वो ग्रास रूट लेवल पर होगी। 73 अमेंडमेंट के जरिए जो पावर्स हैं वो ऊपर से नीचे तक आएंगे, गाँव तक पहुँचेंगे, ब्लॉक्स तक पहुँचेंगे, तहसील तक पहुँचेंगे, जिससे देहात की तरक्की होगी, गाँव की तरक्की होगी, खासकर जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ की तरक्की होगी। और उसके साथ पॉलिटिकल प्रोसेस एक शुरू हो गया है। सारी पार्टियां जो है, चाहे कश्मीर में गुपकार अलायंस की पार्टियां जोर से उन्होंने कैंपेन किया और बीजेपी ने तो अपना पूरा जोर लगाया। यहाँ शाहनवाज हुसैन से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी, जितेंद्र सिंह, सारे जो टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के, उन्होंने इसमें कैंपेन किया और उनको पता है कि ये 370 पर एक चुनाव लड़ा जा
रहा है कि अगर 370 हमने हटाया तो उस पर लोगों को कितना समर्थन है, लोगों का कितना सपोर्ट है, उस पर बीजेपी इसको एक रेफरेंडम मान रही है। और गुपकार अलायंस की जो पार्टीज है वो भी इसको एक मांग रही है कि अगर उनके हक में वोट मिला तो बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आएगी। तो पॉलिटिकल एक बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई इस डीडीसी इलेक्शन की। और जितना हाइप इसको मिला है, अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस तरह से समीर कह रहे हैं कि ये इलेक्शन आगे की राह तय करेगा असेंबली के लिए, तो आप लोगों से मिलते रहे, वोटरों से आपकी बातचीत हुई है, तो असेंबली इलेक्शन के लिए एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक मैसेज जाएगा कि कश्मीर का वोटर क्या चाहता है, वो अपनी तरक्की को लेकर, अपने मसाइल को लेकर ये मैसेज दे रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं और मैसेज भी देंगे। क्योंकि इतनी मौसम की मारी के बाद मौसम जिस तरह से है, उस मौसम में भी लोग वोट कर रहे हैं। इसका मतलब वो लोग कुछ चाहते हैं जो अब तक उनको सुना नहीं गया। समी, असेंबली इलेक्शन के लिए एक मैसेज है ये। देखिए जी बिल्कुल, देखिए एक क्लियर मैसेज है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है असेंबली इंतखाबात के लिए। क्योंकि जिस तरीके से लोग निकले हैं इन इलेक्शंस में, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी सारे इलाके देखे जो पिछड़े हुए इलाके हैं, तामीर तरक्की के लिहाज से आज भी पीछे है। आज 2020 चल रहा है, हालांकि सन 1947 से लेकर यहाँ पे हुकूमतें आई हैं। तो कहीं ना कहीं हुकूमतों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कश्मीर में, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी भी वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है, सड़क, पानी हो या बिजली हो, तो लोगों को अभी वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है। तो एक बड़ा यहाँ पे चेंज आ रहा है, लोग निकल रहे हैं, लोग जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुँच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं उस उम्मीदवार के लिए जिस पे उस पर उम्मीदें वाबस्ता है कि वो कल को मोहल्ले की, गाँव की, शहर की तरक्की कर सकता है। जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को ऐवानों तक पहुँचाएंगे और उनका मसला ढूंढ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर और समीउल्लाह, आप दोनों का 7वां मरहला खत्म हुआ है। जो लोग अभी लाइन में लगे हैं सिर्फ वही वोट दे रहे हैं। वक्त खत्म होने के बावजूद जो लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं वो वोट दे रहे हैं और परसेंटेज इस मरहले में भी आगे बढ़ेगा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तो डीडीसी इंतखाबात का जम्मू कश्मीर में आज 7वां मरहला खत्म हो गया। जो लोग लाइन में लगे हैं वही वोट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, इस वक्त आप कहां पर हैं? वक्त खत्म हो चुका है, क्या अपडेट आप दे रहे हैं अभी? देखिए जिलानी, आज 7वें मरहले के लिए जो शुपियान जिला है वहाँ पे चित्रागाम एक इलाका है, बहुत सिक्योरिटी के लिहाज से काफी हसास इलाका माना जाता है। क्योंकि यहाँ की जो एक तस्वीर सामने आई वो बिल्कुल बदल चुकी है। क्योंकि यहाँ पे कभी भी आज तक चाहे असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामानी इलेक्शन हो, यहाँ पे लोग जो है पीछे रह रहे थे, भागीदारी नहीं ले रहे थे वोटिंग में। लेकिन आज सुबह काफी शिद्दत की सर्दी थी, उसके बावजूद यहाँ पे लोग वोट डालने के लिए निकले हैं बाहर। और अब फिर बाद में अगरचे मौसम खुशगवार रहा और लोगों की बड़ी तादाद भी वोटिंग के लिए निकली थी बाहर। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो इलाका है काफी मिलिटेंट से प्रभावित इलाका रह चुका है। चित्रागाम का ये इलाका है, आज भी कई मिलिटेंट इसमें सक्रिय है, एक्टिव है। और उसके बावजूद जो लोग, कई स्टूडेंट से हमने बात की है कि आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा है, तो इन्होंने कहा कि अब की बार हम डेवलपमेंट को लेकर वोट डाल रहे हैं, चाहे सड़क, बिजली, पानी, ये हमारी समस्या है, उनका अदाला चाहते हैं, इसलिए हम बाहर निकलते हैं वोट डालने के लिए। इरशाद, इस इलाके में जैसा कि आप कह रहे हैं कि हसास इलाका है, मिलिटेंसी से मुतासरा है, तो मसाइल भी बहुत होंगे यहाँ लोगों के। देखिए जिलानी, ये सीधी सी बात है कि पिछले कई सालों से यहाँ पे मसाइल से उलझ रहे हैं लोग। यहाँ पे हमने कल भी देखा था कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो बिजली के खंभे हैं वो तक नहीं लगाए गए हैं। काफी जहाँ वाटर को लेकर, पानी को लेकर लोगों की समस्या है। लेकिन उसके इन्होंने अब यहाँ पे जो वोट डालने निकले हैं यही उनके मन में है। शायद अब की बार उन चीजों का अजाला हो जाए, इसलिए वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में एमआईएम की कामयाबी के बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में साबिक वजीर ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और यूपी के आने वाले असेंबली इलेक्शन में भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी से यूपी इलेक्शन में इत्तेहाद का फैसला शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद होगा और अभी बीएसपी से अभी तक कोई बात नहीं हुई है। एमआईएम सदर ने ममता बनर्जी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ओवैसी को पैसा देकर खरीदने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला बौखलाहट का शिकार हैं। पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाअल्लाह जनवरी में आवाम से मुलाकातें होगी, मीटिंग होगी
और यकीनन हम इस सफ़र में सर के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। जनाब शिवपाल साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है। देखिए आगे अभी क्या होता है, हम उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको बता पाएंगे। यकीनन एमआईएम की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखेंगे। एक बड़ी चर्चा चली सर, बीएसपी से आपके अलायंस की अभी अफवाह थी कि क्या नजरिया? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तायद की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ, अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्जाम बेबुनियाद है। क्या कह रही हैं वो? तो उनको बौखलाहट का शिकार है, अपनी पार्टी में उनकी बहुत गड़बड़ है, इसलिए उनको लग रहा है कि अपनी पार्टी की बौखलाहट और गुस्सा निकालो ओवैसी के ऊपर। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।